चाहे चंद्रशेखर जैसे की भी गलतफहमी निकल जाएगी, चाहे चंद्रशेखर की सरकार बना दियो, तुम ऐसी जातियों को तो सबक सिखा देखने थे पहले लोग, जो इस तरह की भाषा समाज में। उसका अपराध इतना जघन्य है इस बात को कहने का कि ठाकुर बनिया और ब्राह्मण चोर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कई वर्षों पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार ये नारा लगाया था। इसके बाद अब जेएनयू में बापसा की अध्यक्ष दलित छात्र नेता प्रियंशी आर्या ने नारा लगाया है, ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बाकी सारे DS4, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब जिस प्रकार का ये नारा जेएनयू में लगा है तो उसको लेकर खासकर राजपूत समाज में किस प्रकार का माहौल है, आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरी एक तरफ ठाकुर अरुण राणा जी मौजूद हैं और दूसरी तरफ विनोद कुमार पुंडीर जी मौजूद हैं। अरुण राणा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि प्रियांशी आर्या ने जिस तरीके से कहा है कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बस देखो, उस पर हमारा कहना मात्र इतना ही है कि ज्यादा मुंह खोल दिया तो फिर वो एक्टर आ जाएगी, मोदी ने जो लगा रखी है सोलनों पे, इसलिए कम से कम ही बोला जाएगा। क्योंकि एक्ट का अभी मुंह के सामने तो हो लग जा करे आदमी भुगते तो कोई दिक्कत नहीं, और पीछे कोई बात में कहे क्रिया की प्रतिक्रिया तो उसमें जोर पड़ता है। ये जो लोग हैं इन्हें अपनी छवि को चमकाने के लिए गंदे शब्द ये हमारे प्रति बोल सके। अगर हम बोल देंगे तो हमारे पर वो मोदी वाला एक्ट लग जाएगा, SC एक्ट क्या क्या कहें उसे। अब नहीं, इन्हें जेल में ही भेजो पहले, जब ये न्याय होगा। तो मोदी का ये जो कानून है उसका में लोग फायदा उठा रहे हैं, नहीं तो ऐसी जातियों को तो सबक सिखा देखने थे पहले लोग, जो इस तरह की भाषा समाज में विद्वेष फैलाना या उकसाना दूसरे समुदाय को, ऐसी को तो सुधार देखना थे। जिस समय आपने वो वीडियो देखा तो मतलब कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। वैसे तो देख, बहन मायावती थी, अभी जूते चार मारे करती, और फिर क्यों सबको गले लगाया इनने? 36 बिरादरी को गले लगाया, तो 36 बिरादरी भगवान का रूप हो, और 36 बिरादरी ने इसे यहाँ बैठा दिया टैंट पे, और बैठा के चीफ मिनिस्टर बनाया और चौखे नोट कमाए। इब जा चुप यूं रह जा, बीजेपी दिखा दे, कहते तेरे नोट के वो आ जाएगी CBI, वो डर के चुप हो जा मायावती, और कुछ नहीं है। और नहीं तो मायावती अच्छी शासक रही, योगी से अच्छा शासन मायावती ने दिया, चूंकि अधिकारी टाइम पे बैठता था। अब अधिकारी टाइम पे नहीं बैठता, योगी राज में तानाशाह है अधिकारी, ये फर्क है। तिलक तराजू और तलवार का देश में किस प्रकार का योगदान रहा? भाई देखो, जो उनसे लोग भोंक रहे बजाय या छोकरी भोंक रही, अनर्गल भाषा, इनकी रक्षा है उसी तिलक तराजू और तलवार से हुई। इनके पुरखों की रक्षा, इनके बाप दादाओं की रक्षा, और वो राजपूत समाज ने और अन्य समाज नहीं करी। उनके साथ में राजपूत का सहयोगी चाहे जाट रहा, चाहे गुज्जर रहा, चाहे अन्य और समुदाय रहे। भाई देखो, भामाशाह बनिया था मेरे ख्याल में, भामाशाह ने भी सहयोग कराया महाराणा प्रताप को। अब उसने धन से किया सहयोग, किसी जिसका जो सहयोग बनता था। लोहार थे, मैं आज भी सड़कों पर ही रहे, उन्होंने भी महाराणा प्रताप के औजार बनाए और सड़कों पर ही रहे, आज तक सड़कों पर ही हैं। तो 36 बिरादरी सहयोग किया थी राजपूत समाज का, और राजपूत समाज वचनबद्ध होता था उनकी रक्षा के लिए, उनके धर्म के रक्षा के लिए, उनके सनातनी धर्म की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहता। और अपने 12-12 साल के, 16-16 साल के बच्चे को राजपूत महिलाएं युद्ध में झोंक दिया करती थी और उन्हें शहीद हो जाया करते थे। और समाज में कोई योद्धा नहीं हुआ? ऐसा तो कोई योद्धा नहीं हुआ जो लड़ता हुआ मरा हो या किसी की रक्षा करता हुआ मरा हो। पर राजपूतों के इतिहास में और अन्य बिरादरी के इतिहास में ऐसे
बहुत सारे मिल जाएंगे जो वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी वीरांगनाओं ने फिर जो है जौहर तक किए। जौहर का मतलब समझते हो, सती प्रथा थी, आग में जिंदा कूद जाकर थी। तो ये देश के लिए, देश की इज्जत के लिए। आज लोग कुछ भी कहते रहे भाई देश गुलाम क्यों हुआ। अरे गुलाम तो थारी गद्दारों की वजह से हुआ। गद्दार तो उस टाइम भी थे, उन्हें कौन समझावा गद्दार नहीं थे। अब आजाद कराने में माननीय अमर शहीद भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, क्या वे राजपूत थे, अन्य बिरादरियों के भी बड़े भारी सहयोग रहे हैं। चाहे वो मुसलमान भी रहे हैं, उनके भी सहयोग रहे हैं। वफादार लोग ऐसा नहीं है, 36 बिरादरियों में रहे हैं, पर गद्दारों की भी कमी नहीं थी उसमें। कई बार तो राजपूत नेता राजा का ही नाम लिया जा, जयचंद का राजपूत था मगर गद्दार था। हीन भावना में अगर किसी को गद्दार कहना आता रहे जयचंद, तो आज भी कहें। तो दलित समाज के लोग कमजोर थे जो लड़े नहीं? भाई कमजोर ही मान लो, जो ऐसा कोई इतिहास उनका है नहीं। बाकी सहयोग के लिए हम नहीं कह सकते कि उन्होंने सहयोग नहीं दिया। इस बात को तो जरूर कहेंगे हम कि हाँ, जब वो चोर हमें बता सके तो हम कमजोर नहीं बता सकते। उनमें दिल कम होगा उस टाइम पर। आज तो बतेरा अनेक दिल है, कुछ खून भी परिवर्तन हो रहे, एक दूसरे का खून किसी के चढ़ जाना है क्या। राजपूत का हरिजन का चढ़ जा, हरिजन का राजपूत का, तो बदल जा समय। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये सोच क्या है? मतलब ये बनिया, ब्राह्मण या फिर ठाकुर, इनके प्रति इन लोगों के मन में ईर्ष्या है, ये क्या है? इनमें ईर्ष्या तो है ही है हम लोगों के प्रति, साथ में आगे कैसे चमके। इन पर कोई ऐसी योजना तो है नहीं चमकने की, पर ये हमें गाली देकर आगे जरूर बढ़ जा। समझ रहे ना, हम गाली देंगे तो हमारे पे वो मोदी एक्ट आ जाएगा, चलो जेल में, जांच बाद में होगी। तो हम तो ऐसे एक्ट के भी खिलाफ हैं और ऐसे लोगों के भी खिलाफ हैं जो समाज में विद्वेष फैलाते हो, चाहे वह छोकरी क्यों ना हो। SC/ST एक्ट तो बहुत समय पहले से लागू है, तो आप बार बार मोदी एक्ट इसे क्यों बता रहे हैं? पहले जांच होने के बाद लगा था, अब मोदी एक्ट यूं आ गया, बिना जांच के कोई दरखास्त दे दो तो उसे यूं कहें कि पहले जेल में डाल लो, जमानत बाद में होगी। तो इसने मोदी एक्ट इसलिए कहें कि इसने चेंज करा। ये सवर्णों के ज्यादा खिलाफ है मोदी, जो है देश के खिलाफ नहीं है, स्वर्ण बिरादरी के बहुत खिलाफ है, कट्टर खिलाफ है। अगर कोई खिलाफ है स्वर्ण बिरादरी के, इतना तो दलित भी खिलाफ नहीं जितना मोदी खिलाफ है। ये लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि मतलब राजपूतों ने कितने युद्ध लड़े और कौन कौन सा युद्ध जीता? भाई ये तो इतिहास में पढ़ लो, कौन सा हल्दी घाटी ने जीता क्या? ऐसा कौन सा वर्ष रहा, सन रहा, सम्मत रहा जिसमें युद्ध नहीं हुआ? हजारों साल से युद्ध हो रहे हैं। तो पढ़ लो इतिहास, ठीक है, झूठा पढ़ लो चाहे सच्चा पढ़ लो, कुर्बानी ये है कि हिंदू राजाओं के साथ तो अक्सर आपस में युद्ध होते रहे, कोई जीतता रहा कोई हारता रहा, लेकिन मुगलों के खिलाफ कितने युद्ध लड़े और कितने युद्ध जीते? आप सबसे ताजा उदाहरण महाराणा प्रताप का ले लो ना। घास की रोटी खा करके जंगल में रहा, पर गुलामी कबूल नहीं करी। उसने कह दिया था मैं भारत देश सारा ही दे दूंगा तुझे, आजा मेरे दौरे, गया तो नहीं। तो ये कुर्बानियां हैं। राजा के उसके वंशज आज भी हैं राजस्थान में, और ऐसा नहीं है कि कितने युद्ध गिनवाए जा सके। ये तो इतिहास में सैकड़ों युद्ध आपको ऐसे मिलेंगे। ब्राह्मणों को आप किस तरीके से देखते हैं? ब्राह्मण तो देखो एक बुद्धिमानी कौम रही है, राज इन्हीं का रहा, नाम चाहे किसी का रहा हो, क्योंकि इनके बगैर पहले राजा महाराजा नहीं चले थे, इनसे मशवरा करें थे। ये उल्टा कहे थे उल्टा चले थे, और सीधा कहे थे सीधा चले थे। राज तो हमेशा ही नहीं करा ब्राह्मणों का। और बनिया ब्राह्मण बनिया तो उसी में लो ना, दिमाग तो इन्हीं का चले था। पैसा बनिया पर होता, दिमाग ब्राह्मणों पर होता है भाई। तो दलित समाज के पास ना तलवार थी, ना दिमाग था और ना धन था। हाँ, मेरा मानना तो ऐसा ही है।
मेरा मानना तो ऐसा ही है। आप बताओ जी, प्रियांशी आर्य के बयान पर आपका क्या कहना है? प्रियांशी आर्य ने जो कुछ कहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और जो बात उसने कही है, अगर आरक्षण की आड़ को हटा दिया जाए, यदि SC/ST एक्ट को दरकिनार करके बात की जाए, तो उसका अपराध इतना जघन्य है इस बात को कहने का कि ठाकुर बनिया और ब्राह्मण चोर है। इतना जघन्य अपराध है, मैं नहीं समझ पा रहा यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं उसको रेस्टिकेट कर रहे। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि सरकार इस तरीके से JNU में किस तरीके से ऐसी भावनाओं को भड़काने वाले लोगों को बढ़ावा दे रही। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही उस पर? यह बहुत खतरनाक विषय है। और क्योंकि आरक्षण की आड़ में और SC/ST की आड़ में, जो अभी आपने सवाल किया था कि जो पहले SC/ST था और अब SC/ST में केवल इतना डिफरेंस है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 98% SC/ST एक्ट के अंतर्गत दायर मुकदमे फर्जी हैं, तब सरकार भाजपा की है। रामविलास पासवान उस समय थे, उन्होंने प्रस्ताव रखवाया और प्रस्ताव रखने वाले संभवतः राजनाथ हो या कोई और हो। मैं डिटेल में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन रामनाथ कोविंद जाते जाते उस पर साइन कर गए। और उसमें सबसे पहले ये हुआ कि धारा में SC/ST की धारा में केस दर्ज होते ही सबसे पहले तो आप उसको जेल में डाल देंगे और 6 महीने तक जांच नहीं होगी। SC/ST एक्ट का भी आप लोगों को डर है? हमें डर ऐसा नहीं है, डर तो है, देखिए डर तो सबको होता है। इस डर को हटा दिए और ये इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस तरीके की भावना को साथ में लेकर सरकारें और ये सोचेंगी दलित समाज को इतना ऊपर उठा दें और सवर्ण कास्ट को, चाहे ठाकुर बनिया ब्राह्मण कोई भी है, इसको नीचे डाउन कर दें और फिर हम सत्ता पर राज कर लें, तो ये आने वाले भविष्य में गृह युद्ध की एक बीज बोने का काम करेंगे। मतलब आप लोग विरोध करेंगे कि भाई दलित समाज के लोग ऊपर क्यों उठ रहे हैं? विरोध इस बात का नहीं है कि दलित समाज के ऊपर उठ रहा है, विरोध इस बात का है कि जो लोग विधायक हैं दलित समाज से, जो लोग विधायक MP हैं दलित समाज से, जो लोग प्रशासन में या उसमें बैठे हैं, जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, उनको छोड़ते हुए जो इस मानसिकता के लोग बैठे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आगे कब नहीं बढ़ने दिया गया। अब कहा कल परसों की कल की ही उसमें एक न्यूज में मायावती जी ने कहा कि 2007 में जब मेरी सरकार बनी उसके बाद छुआछूत समाप्त हुई। क्यों भूल गई छुआछूत समाप्त हुई? जब आप सहारनपुर में पैदल घूमती थी, जब आप सहारनपुर में साइकिल में बैठकर घूमती थी, तब आपको एक ब्राह्मण, एक मुसलमान, एक ठाकुर, वो आपको चाय रेलवे स्टेशन पर चाय पिलाता था। आप अगर आपको वो दिन याद हो जब आपको जनरल का टिकट लेकर दिया था, तब आपको याद रहना चाहिए था एक ठाकुर था, एक ब्राह्मण था। तो तब आपने उसको क्यों, किस तरीके से भाषा का प्रयोग करने की अनुमति दी? और फिर जब सत्ता पाने की बात आई, तब आपने ठाकुर ब्राह्मणों को क्यों अपना सरगना बनाया और क्यों उसमें कैबिनेट में जगह दी? या तो उनको जगह न देते। अगर आपको एक समाज को लेके ही बात करनी थी और सरकार बनानी थी, तो तब बना के दिखाते। लेकिन सबका साथ लिया, सबका विकास की बात की, तब जाके आपकी सरकार बनी। जिस तरीके की भाषा प्रियांशी आर्य बोल रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रियांशी आर्य के पीछे कोई किसी और का हाथ है? बिल्कुल, ऐसे कुछ लोगों का हाथ है जो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे। उन लोगों का हाथ है जो क्रीमिलियर को लागू नहीं होने देना चाह रहे, और जो क्रीमिलियर को लागू नहीं होने देना चाह रहे, जो ये चाह रहे हैं, क्रीमिलियर में बड़ा स्पष्ट है कि जिन लोगों को, ये सुप्रीम कोर्ट के एक दलित ही जज थे, उन्होंने भी कहा है कि जब मुझको इतना लाभ मिल चुका है, जब मैं इस पोस्ट तक आ चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में और मेरे बच्चों को इसकी आवश्यकता नहीं है, तब छोटे जो निचले स्तर के लोग हैं,
तो उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को इन रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए जिनको आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। आरक्षण का लाभ केवल दलित समाज के लोग ले रहे हैं, ओबीसी के लोग ले रहे हैं, एससी एसटी के लोग ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आरक्षण का लाभ जो एससी एसटी के लोग हैं वो जो ले रहे हैं, आप देखिए पहले सरकार में जो नौकरी थी उनमें आरक्षण था, फिर आपको वीपी सिंह ने ये बड़ी भूल की थी, वीपी सिंह के यहाँ सरकार में शुरुआत हुई थी, उन्होंने जो है जब मंडल कमंडल की बात हुई थी तब उन्होंने जो है नौकरियों में भी आरक्षण कर दिया था। वहां प्रमोशन कहना यह है कि ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण ठाकुर समाज के लोग भी ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस चंद्रशेखर का बयान है, उसने कहा कि मैं ईडब्ल्यूएस पर मुझको बोलने नहीं दिया गया, ईडब्ल्यूएस पर मैं बोलता। क्या बोलते ईडब्ल्यूएस पर कि आप ठाकुर सारे लाभ ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में आप देखिए जिसमें 5 बीघे जमीन होगी, जिस पर 100 गज के मकान होगा, उसके बच्चे ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। ठाकुर समाज में 1% आदमी ऐसा होगा जिसके पास 5 बीघे जमीन ना हो या 100 गज का मकान ना हो, तो कहां ठाकुरों को उसमें लाभ मिल रहा है? तो ये कहां की बात है? आप ठाकुरों को बात को लेकर ईडब्ल्यूएस पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं, आप चर्चा करें ना बैठकर, आप ये छोड़ दें ना। मैं तो कह रहा हूं क्रिमिनल में आप अपना आप सांसद बन के छोड़ दें, आप कह दें, लिख के दें कि मुझको नहीं रहना आगे सांसद, मैं अगर लड़ूंगा तो जनरल की पोस्ट से लड़ूंगा, मैं किसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ूंगा। और मेरा तो कहना है कि सरकार से भी कहना कि रिजर्वेशन चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, पंचायत का हो, चाहे एमपी एमएलए का हो, सब समाप्त हो जाना चाहिए। और जब तक ये समाप्त नहीं होगा और ये बात नहीं होगी तो भाई फिर तो बात ये है, जितने दलित जिस एक्चुअल में आज जो हिंदुस्तान का दलित है, बड़ी स्पष्ट बात मैं कह रहा हूं, जो एक्चुअल में दलित है, जो जिसको खाने की भी, रहने की भी और चीजों की भी असुविधा है, उन पर कुठाराघात है और इन लोगों के मजे हैं और ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन लोगों का यूज कर रहे हैं। एक न एक दिन उनकी भी आंखें खुलेंगी और अन्य समाज की भी आंखें खुलेंगी और इन सब में इन जैसे लोगों का विरोध होगा। आप बताओ जी, क्या प्रियांशी आर्य जैसे जो छात्र जेएनयू में पढ़ रहे हैं उनके पीछे किसी और का हाथ है? उनके पीछे मैं बताऊं आपको सरकार का ही हाथ है, बीजेपी की। यही किसी ना किसी रूप में लड़वाने का काम कर रही, और नहीं तो क्यों न इतना मजबूत, क्यों जेएनयू को इतना पैसा दे रही है? जो हॉस्टल में भी 10-12 रुपए महीने में रहे तो हमारे टैक्स का पैसा ही तो है। जो लोग इस टैक्स के पैसे का लाभ ले रहे हैं आम जनता के, वे लोग इस तरह का वो कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान बेधड़क 24 के माध्यम से एक लड़ाई हम ये भी अब लड़ेंगे अगली पीढ़ी को कि ये आरक्षण व्यवस्था जो 10 साल को दी गई थी, अब इसका समाप्त करने का समय आ गया। क्योंकि उन्हें तो आप दे नहीं रहे जिन्हें जरूरत है। क्रीमी लेयर ये इसका लाभ ले रही है, जो दलितों में क्रीमी लेयर होगी, तो इसका भी समाप्त करने का अब अगला जो चुनाव होगा जब भी, उसमें इस मुद्दे को स्वर्ण समाज जोर शोर से उठाओगा कि इस व्यवस्था को समाप्त कर अमीर को और गरीब को 2 ही वर्गों में बांटे, जाति व्यवस्था समाप्त करी जा। अमीर कौन है और गरीब कौन है इसकी पहचान कर आरक्षण दिया जाना चाहिए। एससी एसटी एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है या कुछ संशोधन हो? एससी एक्ट, मोदी एक्ट समाप्त होना चाहिए, यानी जांच के बाद लगना चाहिए। हरिजन एक्ट मैं नहीं कहने का भाई वो समाप्ति कर दिया जा। भाई जहां इन पर कोई अत्याचार करता है, चाहे स्वर्ण है या कोई भी करता है, वहां इन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच ये इसका तो अधिकारी लूट कर धर दें जिस पर हरिजन एक्ट लगे। 1 लाख से 5 लाख 10 लाख कोई सीमा नहीं, कितना पैसा ले लें मात्र एक दरखास्त पे। दूसरे के बासन भांडे बिक जा, जमीन बिक जा, एक हरिजन एक्ट लगने पे। ठीक है, इसका लाभ उस दलित को नहीं होता जो लगवा रहा। इसका लाभ तो वे जांच अधिकारी उठा ले जा, या
अन्य जहां उसके मुकदमे चलते हैं वहां लुटाई हो जाए वकील के द्वारा या अन्य के द्वारा, उस समाज को लाभ नहीं होता इस हरिजन एक्ट का। हाँ, मोदी को जरूर इसका लाभ हो रहा। मोदी एक्ट इसीलिए ले आया, मोदी कट्टर खिलाफ है स्वर्ण के। आम जनता इस बात को समझ नहीं पा रही। राजनाथ जैसे भी विरोध नहीं कर पाए। देखो, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये इसमें झूठे केस ज्यादा आ रहे हैं और ये जांच के बाद लगना चाहिए, राजनाथ भी स्वर्णों के खिलाफ है। यानी ये बीजेपी सरकार ही, मोदी सरकार ही स्वर्णों के खिलाफ है। चंद्रशेखर ने जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी को लेकर बयान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अनुज चौधरी तो अनुज चौधरी रहेगा। दूसरी सरकार आवेगी, नौकरी तो ले सके उसकी। उसका खून नहीं बदल सकती, डीएनए नहीं बदल सकती, उसकी भाषा नहीं बदल सकती। किस गलतफहमी में है ये चंद्रशेखर जैसे? अनुज चौधरी रहेगा। उसका बचाव में मुख्यमंत्री जब बोल रहा है ना, ऐसे ही नहीं बोल रहा मुख्यमंत्री। उसके अंदर वो कुव्वत है जो वो अनुज चौधरी कहलाया और उसने बयान सही दिया। चंद्रशेखर ने कहा है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। अरे ये कहें ही तो, दूध में से मक्खी निकाल के क्या भुक्का मरेगा वो? उसके पास इतनी अथाह संपत्ति उसके पुरखों की है अनुज चौधरी पर। खानदानी आदमी वो, आज की लूटपाट नहीं कर रहा हो भाई, आज अफसर बन गया लूटपाट कर रहा हो। ठीक है कि नहीं? ये चंद्रशेखर जैसे की भी गलतफहमी निकल जाएगी। चाहे चंद्रशेखर की सरकार बना दियो, तुम दूध में से मक्खी की डाल काट देगा क्या? कोर्ट नहीं बैठी हिंदुस्तान में? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कोर्ट में जहाँ है ऐसे बाद में, और जो बदले की भावना सरकार काम करती है, उन्हें रिलीफ मिलता है। SC/ST एक्ट से आपको भी डर लगता है क्या? बस एक जब आमने सामने की लड़ाई हो ना, गुस्से में तो फिर कोई डर नहीं लगता। मेरे पास 3-4 बार लग लिया, 5 बार हरिजन एक्ट, और भाई 2 बार सच्चा लगा और 3 बार लगा झूठा। सच्चे में तो हमें कोई दिक्कत और पीड़ा नहीं हुई, पर झूठे में बड़ी पीड़ा हो। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।